दिल्ली शहर में पुष्पा अपने पति राहुल के साथ ही रहती थी। उसकी शादी को 5 साल हो गए थे, परंतु उसे अभी तक संतान का सुख नहीं मिला। पुष्पा जब गली के बच्चों की किलकारियां सुनती तो अपना कलेजा पिसकर रह जाती। वो रोजाना मंदिर जाकर माता रानी जी से एक ही चीज मांगा करती थी। हे माता रानी, आपने मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं दी, धन दौलत की भरमार दी है, परंतु ऐसे धन दौलत का क्या फायदा जिसे कोई खर्च करने वाला ही ना हो। अब तक मेरी गोद सुनी क्यों है माँ? कृपया मेरी झोली में भी संतान डाल दो। पुष्पा ये सब बोलकर रोने लगती है और आखिरकार एक दिन माता रानी ने उसकी सुन ली। बहुत ही जल्द पुष्पा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने बड़े ही प्यार से अनन्या रखा। अब उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पुष्पा और राहुल ने बहुत ही प्यार से अनन्या का पालन पोषण किया। ऐसे ही अनन्या लाड प्यार में पलते हुए 10 साल की हो गई। एक दिन अनन्या बाहर घूमने की जिद करती है। हाँ, मेरा मन बाहर घूमने का है, कहीं बाहर चलो ना। ठीक है बेटा, तुम्हारे पापा को आने दो, फिर हम घूमने चलेंगे। और फिर अगले दिन सभी तैयार होकर गाड़ी में बैठकर घूमने के लिए जू गए। वहां तरह तरह के जानवर, पशु पक्षी को देखकर सब बहुत खुश हो रहे थे। अनन्या बहुत एंजॉय कर रही थी। तभी उसे एक प्यारा सा हिरण दिखाई देता है। वाह, कितना प्यारा हिरण है ये। अरे ये कहाँ भागा जा रहा है? अरे रुको प्यारे हिरण। अनन्या उस हिरण का पीछा करते हुए जंगल में बहुत आगे निकल जाती है। हिरण तो उसकी नजरों से गायब हो जाता है, साथ ही साथ वो अपने माता पिता से बिछड़ जाती है। अरे ये मैं कहाँ आ गई है भगवान, इतनी डरावनी जगह है। ए मम्मी पापा, आप कहाँ हो? अनन्या वहां बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहां से बरखा नाम की एक दुष्ट औरत गुजरती है। उसकी नजर अनन्या पर पड़ जाती है। उसे देखकर वो सोचती है, लगता है ये बच्ची किसी की खो गई है, ये मेरे बहुत काम आ सकती है। वो औरत अनन्या के पास जाती है और उसे कहती है, बेटा क्या तुम अपने माता पिता को ढूंढ रही हो? हाँ आंटी, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है, मैं उनसे बिछड़ गई हूँ। अच्छा चलो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास छोड़ आती हूँ, मेरे साथ चलो। इस तरह से बरखा बड़ी चालाकी से अनन्या को बहला फुसलाकर अपनी झोपड़पट्टी में ले जाती है। इधर पुष्पा और राहुल अनन्या को न देकर बहुत परेशान हो रहे थे। अनन्या के पापा, देखिए ना, अनन्या काफी देर से दिखाई नहीं दे रही है। अभी तो यही खेल रही थी। अनन्या बेटा, कहाँ हो तुम? पुष्पा, अनन्या बेटा कहाँ हो तुम? दोनों अनन्या को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें अनन्या कहीं नहीं मिलती। अंत में वो लोग थाने में अनन्या की रिपोर्ट लिखवा आते ही हैं, लेकिन अनन्या का कहीं कोई पता नहीं चलता है। पुष्पा का तो रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो रहा था। सुनिए जी, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। बहुत मिन्नतों से मांगा है मैंने उसे मैं भूल नहीं सकती। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। हे माता रानी, मेरी बच्ची की रक्षा करना। हिम्मत रखो पुष्पा, हमें हमारी बेटी जल्द ही मिल जाएगी। भगवान हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते। इधर दूसरी तरफ अनन्या अपने मम्मी पापा को ना पाकर बहुत रोती है और वो आंटी से पूछती हैं, आंटी कितनी देर हो गई? अब तक मेरे मम्मी पापा नहीं आए। आपने तो कहा था वो आ रहे हैं। मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मम्मी पापा, आप कहाँ हो? ये बोलकर अनन्या फूट फूट कर रोने लगती है। अनन्या को रोता देख बरखा गुस्से से कहती है, जब से आई है चिल्ला चिल्ला कर मेरा दिमाग खराब कर रखा है। सुन लड़की, अब बहुत हुआ तेरा ये रोना धोना, अपना रोना धोना बंद कर, वरना मार मार कर तेरा मुंह लाल कर दूंगी। एक बात कान खोलकर सुन ले, तेरे माता पिता यहाँ नहीं आने वाले। अब से तू यही रहेंगी और मेरे लिए भीख मांगने जाया करेगी और घर का सारा काम भी तू ही करेगी। मैं तुझे ऐसे ही वहाँ से उठाकर नहीं लेकर आई हूँ। अब जल्दी से झाड़ू उठा और पूरे घर की सफाई कर। अनन्या बरखा के चंगुल में बुरी तरह फंस चुकी थी। वो वहां से भाग भी नहीं सकती थी। ऐसे ही कई साल बीत गए। वो लगातार बरखा का अत्याचार सह रही थी। ऐसे ही एक दिन, आज इतना कम भीख मांगकर क्यों लाई है? लगता है आजकल काम करने में तेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है।
नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि देखो, कल के मुकाबले तो आज मुझे भीख में ज्यादा पैसे मिले हैं। मुझसे ज्यादा जुबान मत लड़ा समझी, वरना मार मार कर तेरा मुंह लाल कर दूंगी। चल जल्दी से मेरे लिए खाना बनाकर ला। अनन्या दुखी मन से बरखा के लिए खाना बनाने लगती है और फिर खाना बनाकर बरखा को परोस कर देती है और फिर बचा खुचा खाना खाकर जमीन पर सो जाती है। फिर अगली सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करके अनन्या मंदिर के पास भीख मांगने चली जाती है। आज उसे भीख में अच्छे खासे पैसे मिल गए थे। वो शाम को खुशी खुशी सारे पैसे लेकर घर आती है और बरखा को देते हुए कहती है, अब तो खुश हो ना आंटी आप, आज मैं ज्यादा पैसे कमा कर लाई हूँ। 2 पैसे ज्यादा कमा कर लाई है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं तेरी आरती उतारूंगी। अब जा जल्दी से पानी भर कर ला, घर में पानी बिल्कुल भी नहीं है। फिर अनन्या दुखी मन से मटका लेकर कुएं पर से पानी भरने चली गई। अनन्या जब मटके में पानी भरकर घर आ रही थी तभी अचानक एक पत्थर से टकरा गई और नीचे गिर गई और उसके सर पर रखा पानी का मटका जमीन पर गिरकर टूट गया। यह देखकर अनन्या बहुत डर जाती है। भगवान, मटका तो टूट गया, अब आंटी मुझे छोड़ेगी नहीं। अब मैं क्या करूं, आंटी तो मुझे खूब मारेगी। ये कहते हुए अनन्या वहां बैठकर रोने लगी। तभी आसमान से 2 परियां चांदनी चौक से बहुत सारी शॉपिंग करके परी लोग लौट रही थी। अनन्या को रोता हुआ देखकर दोनों परियों को अनन्या पर दया आ जाती है। दोनों परियां अनन्या के पास आती है और उससे रोने का कारण पूछती है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है? अरे जी, मेरा पानी का मटका टूट गया और मैं घर क्या लेकर जाऊंगी। बस इतनी सी बात पर तुम रो रही हो? आपको नहीं पता परी, मेरे लिए ये छोटी सी बात नहीं है। अगर मैं पानी लेकर घर नहीं गई तो आंटी मुझे बहुत मारेगी और तो और वो मुझे खाना भी नहीं देगी। अरे बस मामूली सा मटका ही तो टूटा है, इतनी सी बात पर वो तुम्हें इतनी बड़ी सजा भला क्यों देगी? क्योंकि मैं आंटी की कुछ नहीं लगती। मेरे माता पिता के खो जाने के बाद मैं उन्हीं के साथ रह रही हूँ। पता नहीं मेरे मम्मी पापा कहाँ होंगे और मैं फिर कभी उनसे मिल पाऊंगी भी या नहीं। ये कहते हुए अनन्या और पारी को अपनी सारी बात बताती है। अनन्या की दुख भरी कहानी सुनकर परियों को भी बहुत दुख होता है। अनन्या की बात सुनकर परी कहती हैं, अनन्या, तुम चिंता मत करो, तुम बहुत ही जल्द अपने माता पिता से मिल पाऊंगी। हम यहाँ चांदनी चौक से बहुत सारे लहंगे खरीदने आए थे क्योंकि हमारे परिलोक में शादी है और हमने सुना था कि चांदनी चौक के लहंगे बहुत अच्छे और फेमस होते हैं। हम यही शॉपिंग करने आए थे और देखो हमने कितना सारा लहंगा खरीदा है, इनमें से एक लहंगा तुम रख लो। पर ऐसे भला मैं इस लहंगे का क्या करूंगी, ये मेरे किसी काम का नहीं है। अरे अनन्या, तुम इसे मामूली लहंगा मत समझो। इस चांदनी चौक के लहंगे को हमने जादुई लहंगा बना दिया है। ये लहंगा उस दुष्ट आंटी को ऐसा सबक सिखाएगा कि वो भविष्य में कभी किसी के साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकेंगी। इतना ही नहीं, ये लहंगा तुम्हें अपने माता पिता से भी मिलवा देगा जो तुम्हारा वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। अब बस तुम जल्दी से ये लहंगा पहन लो और इस लहंगे को पहनकर घर जाओ, उसके बाद तुम इसका जादू देखना। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। इतना बोलकर दोनों परियां वहां से उड़ जाती है। अनन्या वो लहंगा पहनकर घर पहुंचती है। अनन्या को इतने सुंदर लहंगा में घर आता देख बरखा उससे पूछती है, अरे तेरे पास इतना सुंदर लहंगा कहाँ से आया? वैसे तो तू पानी भरने गई थी ना, तो पानी का मटका कहाँ है? आंटी, वो रास्ते में पानी का मटका टूट गया तो मैं पानी कैसे भर कर लाती, इसलिए मैं खाली हाथ घर आ गई। क्या कहा तूने? मटका फोड़ आई? मटका क्या तेरे बाप ने लाकर दिया था जो मटका तोड़कर आ गई? ठहर जा, अभी तेरी अक्ल ठिकाने लगाती हूँ। यही कहते हुए बरखा एक मोटा सा डंडा उठाती है और अनन्या को जैसे ही मारती है वो डंडा फूलों की माला में बदल जाता है। उसे देखकर बरखा घबरा जाती है। लगता है ये लड़की कहीं से जादू टोना सीख कर आई है, पर कोई बात नहीं, मैं तुझसे डरने वाली नहीं हूँ, तुझे तो मैं देख लूंगी। यह कहते हुए बरखा वहां से चली गई। अनन्या यह देख बहुत खुश हुई और फिर अगले सुबह बरखा चिल्लाते हुए अनन्या से बोली, अरे ओ महारानी, ये कोई सोने का वक्त है? सूरज सर पर चढ़ गया है और ये महारानी अब तक चादर ताने सो रही है। ओ महारानी, जल्दी से उठ,
और फटाफट घर का काम कर, उसके बाद तुझे भीख मांगने जाना है। हाँ आंटी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं आज नहीं जा पाऊंगी। लगता है कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है तुझ में, तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरी मरम्मत करनी ही पड़ेगी। रुक जा तू। बरखा जैसे ही अनन्या को मारने के लिए आगे बढ़ी, बगल में रखा जादुई लहंगा अपने जादू से बरखा को हवा में उछालकर नीचे गिरा देता है। और अनन्या को हाथ लगाने की गलती मत करना। चांदनी चौक का लहंगा हूँ, भला मैं सबका करता हूँ। अगर तुमने अनन्या को हाथ लगाया तो तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, समझे दोस्त। और तूने अनन्या पर बहुत अत्याचार कर लिया, पर अब और नहीं। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, अनन्या की तबीयत खराब है। जाओ, इसके लिए कुछ अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाकर लाओ। बरखा डरी सहमी अनन्या के लिए रसोई में नाश्ता बनाने चली गई और उसने अनन्या के लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाया और उसे खिलाया। इस तरह जादुई लहंगे ने बरखा को अच्छा सबक सिखाया, परंतु अनन्या अभी भी कहीं ना कहीं उदास थी। अनन्या को उदास देखकर लहंगा उससे पूछता है, क्यों तुम इतनी उदास क्यों? अब तो मैंने बरखा को सुधार दिया है। मैं इसलिए उदास हूँ क्योंकि मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है, मुझे उनकी बहुत याद आती है। अनन्या, बस इतनी सी बात, चलो जल्दी से तुम मुझे पहन लो और अपनी आंखें बंद करो। अनन्या जैसे ही उस लहंगे को पहनकर आंखें बंद करती है, तभी वो अपने घर में पहुंच जाती है, जहां दीवारों पर अनन्या के बचपन की बहुत सारी तस्वीरें लगी थीं। उसकी माँ एक फोटो को लेकर गले से लगाकर रो रही थी। मेरी प्यारी बच्ची, कहाँ खो गई है बेटी? क्या तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती? हाँ, फिर से आ जाओ मेरी प्यारी बच्ची, अब और नहीं रहा जाता तुम्हारे बगैर। अनन्या की आवाज सुनकर पुष्पा नजरें उठाकर ऊपर देखती है और सामने अपनी बेटी को देखकर उसे कसकर गले लगा लेती है। बेटी, तू कहाँ चली गई थी? बेटी, तुझे पता है हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कितना याद किया तुझे। तू कहाँ थी? रुक जा, मैं तेरे पापा को फोन करके बुलाती हूँ कि तू घर वापस आ गई है। पुष्पा जल्दी से राहुल को फोन करती है और उसे बताती है कि अनन्या घर वापस आ गई है। ये सुनकर राहुल भी बहुत खुश होता है और जल्दी से घर लौटता है। बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? फिर अनन्या अपने माता पिता को अपने साथ घटित सारी घटना बताती है। ये सारी बातें सुनकर अनन्या के माता पिता को बहुत गुस्सा आता है। बेटी, तुम चिंता मत करो, उस औरत को हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे ताकि वो आगे से किसी और के साथ ऐसा ना कर सके। फिर अनन्या के माता पिता पुलिस को लेकर बरखा के घर पहुंचती है। पुलिस अंकल, गिरफ्तार कर लीजिए इस औरत को, इन्होंने ही मुझे अगवा किया था और मुझ पर बहुत अत्याचार किए। आप इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। बेटा, तुम चिंता मत करो, ये औरत पहले भी बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा कर चुकी है, इसे तो हम देख लेंगे। उसके बाद पुलिस बरखा को पकड़ कर ले जाती है और बरखा को उम्र कैद की सजा हो जाती है। इधर अनन्या अब अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।